हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंघल स्वागत करता हूं आप सभी का विद्या गुरु के मंच पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो जनवरी मंथ की आखिरी वीडियो है, जहां पर हम 21 से 30 जनवरी के बीच घटित होने वाले इंपॉर्टेंट मुद्दों को करेंगे कवर, बिना आपका समय वेस्ट करे हुए। आइए चलते हैं। सबसे पहला है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बना भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक, जिसने सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम चलाया, जिसका नाम रखा टीजीबी ऑन व्हील्स, है ना। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स मतलब सोलर पावर से चलने वाला एटीएम मशीन बनाया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। चल रहा है इस समय पूरे त्रिपुरा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना भारत का वो बैंक जो इंडिया और इजराइल के बीच में होने वाले जितने भी द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते हैं, उसमें रुपये में होने वाले जो लेन देन की बात होगी, वो सब लेन देन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है वो पूरा किया जाएगा। तो अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है ये, अगर हम इसकी बात करते हैं। मैं इसके बारे में आपको वैसी दो तीन चीजें बता दूं, और वो क्या कि देखो, इजराइल जो है वो इंडिया में स्टार्टिंग से ही आपको देखने को, मतलब इजराइल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच काफी साल से है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर ध्यान देनी है वो क्या है कि दोस्तों, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब इस तरीके के अगर आपको लेन देन करने हैं तो भारत में आपको वॉस्त्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा। वॉस्त्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जब कोई विदेशी बैंक भारत में किसी भारतीय बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेता है, उसको वॉस्त्रो अकाउंट कहते हैं। इसके बाद कर्नाटका सरकार ने यहां पर अप्रूवल दे दिया है, किसका, कि हम अक्का पदे स्कीम जो है वो पूरे कर्नाटक के हर जिले में चलाएंगे। अच्छा, अक्का पदे स्कीम जो है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात तो कर्नाटका के 31 जिले में चलेगी ये स्कीम। इसके अलावा ये स्कीम जो है वो माइनर गर्ल्स और विमेन जो है ना, माइनर गर्ल्स, बहुत छोटी बच्चियां जो विमेन है, उनके खिलाफ जो भी मतलब अपराध होते हैं, तो ये स्कीम जो है एक तरीके से वो उन अपराधों को प्रिवेंट करेगी। चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह जो है उसको रोकेगी। तो ये है कर्नाटका की अक्का पदे योजना। इसके बाद भारत में 16 जुलाई को कंक्लूड हुआ 28वीं बैठक किसकी? कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो जो ब्रिटिश अंपायर के एरेस्टवाइल कंट्रीज हुआ करती थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जितनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जितने स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी एक तरीके से ये सभा थी। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ थी, जो दिल्ली में हुई, है ना। 3 दिन तक चलती रही। 16 तारीख को एट लास्ट ये कंक्लूड हुई और सभी 60 कॉमनवेल्थ कंट्री के जो लोग थे वो यहां पर आए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत, क्योंकि ब्रिक्स 2026 भारत होस्ट करेगा, तो उस ब्रिक्स की थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम। इसके साथ साथ लोगो ब्रिक्स का और वेबसाइट, तीनों चीजें जो है इंडिया ने लॉन्च कर दी है। अगर हम बात करते हैं, ये अनाउंसमेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई। इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया। आपको पता ही है कि ये इंडेक्स मेजर करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, बेस्ड अपॉन कि कितने कंट्रीज जो हैं वो आपके पासपोर्ट पर आपको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी जो है वो दे रही हैं। तो भारत के पासपोर्ट पर आप 55 देश जो हैं वो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल घूम सकते हैं। और इसके हिसाब से हमारी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है। पहले 85th थी, अब 80वें पर आ गए हैं हम लोग। हालांकि भारत ये रैंक 2 देशों के साथ साझा करता है, वो नाइजीरिया और अल्जीरिया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी डे जो है, मतलब भारतीय जो सेना दिवस है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 2026 में भारतीय सेना को बने 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक विलेज पंचायत बनी है बमनवास कंकर पंचायत। खास बात क्या है? बमनवास कंकर पंचायत के किसान जब खेती करते हैं तो वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मतलब ये खेती में किसी भी प्रकार के कीटनाशक, है ना, किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ये खेती में नहीं करते। इसलिए ये राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक विलेज बन चुकी है, विलेज बॉडी बन चुकी है बमनवास कंकर पंचायत। इसके बाद केरला, भाई 4 व्हीकल एडॉप्शन, पर्सनल 4 व्हीकल एडॉप्शन, ईवी का मतलब भारत का वो राज्य जिस राज्य में लोगों ने, पर्सनल कह रहा हूं मैं, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली अपने इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर किसी राज्य में खरीदे गए हैं, तो सभी राज्यों से सबसे आगे आपको यहां पर केरला चलता हुआ दिखेगा। मतलब पर्सनल 4 व्हीकल बहुत बड़े मात्रा में केरला ने यहां पर अडॉप्ट करे हैं 2025 में। और ये अचीवमेंट जो है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि केरला का मिडिल क्लास जो सेक्शन है, उन्होंने रिकॉर्ड नंबर में अपने घरों में चार्जिंग बॉक्स लगवाए हैं। चार्जिंग बॉक्स, तो शायद इसीलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो याद देखो, क्यों नहीं आपकी ईवी बिकेंगे आपके ईवी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं होता है तभी तो ईवी नहीं बिकते हैं आपके।
इसके बाद यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के 77वें गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट की तरह बुलाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि भारत ने इन यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं, जिसकी वजह से कई सारे चीजों पर भारत पे जो टैरिफ है, जैसे टेक्सटाइल पर 0 टैरिफ लगेगा। भारत में आने वाली कई सारी यूरोपियन ऑटोमोबाइल वो यहां पर एक तरीके से वो 0 टैरिफ में एंटर करेंगी। बांग्लादेश पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका है ये एफटीए से। इसके बाद पवन कल्याण पहले भारतीय बने हैं जिनको जापान के समुराय कैंजुत्सु ट्रेडिशन में एनरोल कर लिया गया है। आपको बता दूं बहुत ही रेयर होता है ये कि किसी भी नॉन जापानी को जापान जो है वो अपने कैंजुत्सु ट्रेडिशन में एंट्री दे। बहुत ही मतलब एक समुराय तलवारबाजी होती है, ये स्वॉर्डमैनशिप होती है, जिसमें आपको यहां पर पवन कल्याण जी जो है आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी सीएम भी हैं ये, जो आपको यहां पर दिख जाएंगे। इसके बाद कर्नाटका बैंक ने यहां पर आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता। ये अवार्ड कर्नाटका बैंक को किस कैटेगरी में दिया गया, तो वो कैटेगरी है बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी। उस कैटेगरी में कर्नाटका बैंक को ये अवार्ड मिला है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राकेश अग्रवाल की बात करते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर बने हैं राकेश अग्रवाल। 31 अगस्त 2028 तक ये पद को संभालेंगे। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा जो है वो अप्रूव की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को किया टॉप। मतलब सर नीति आयोग का ये इंडेक्स है जिस इंडेक्स में देखा जाता है कि भारत के कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए या तो प्रिपेयर्ड हैं या वो कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र को नंबर 1 का यहां पर जो है वो उपाधि दिया गया और महाराष्ट्र के बाद रखे गए बाकी के 2 राज्य तमिलनाडु और गुजरात। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट को चलते भारत में 10 साल पूरे हुए। आज से 10 साल पहले, जी हां दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 16 जनवरी के दिन जो है भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाए जाने की घोषणा करी थी, जिसको भारत में मनाते हुए इस साल के जनवरी 16 को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर अपने सामान को बेच सकते हैं बिना किसी कमीशन का भुगतान किए। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर अगर आप कुछ सामान बेचते हैं तो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट को कमीशन भी पे करनी पड़ेगी ना, यहां पर ऐसा कुछ करना नहीं है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 7 साल पूरे करे भारत में वुमेनिया इनिशिएटिव के 7 साल भारत में पूरे हुए। ये एक वुमेन पार्टिसिपेशन कैंपेन है जिसमें हम चाहते हैं कि सभी गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट में महिलाओं के द्वारा लीड की जाने वाली एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां वो ज्यादा हो। तो एक तरीके से वुमेनिया इनिशिएटिव में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर की महिलाओं को। इसके बाद दोस्तों आईएनएसवी कॉन्डन ने, अगर आप देखें यहां पर, तो ये वो जहाज है जो बहुत ही ट्रेडिशनली बनाया गया है पर्दों से स्टिच करके, जैसे कि कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जो जहाज आपको देखने को मिलता है वैसे। इस जहाज ने 17 दिनों की जर्नी पूरी करी और भारत के गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट पहुंचा। 1400 किलोमीटर की जर्नी इस जहाज ने 17 दिनों में पूरी करी और वहां पर भारत के जो पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, पत्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इस जहाज को लेने वहां पर पहुंचे और ये जहाज पहली मैं बोल रहा हूं अपनी वो मेडन उस पे वॉयज पर गया। पहली मेडन वॉयज का मतलब इससे पहले कभी ये जहाज जो है इतना लंबा ट्रेवल इसने कभी नहीं किया है, ये आईएनएसवी कॉन्डन ने है। इसके बाद दुनिया का पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट, जहां पर जितने भी ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं उनके आइस कोर को बचाकर रखा जाएगा अंटार्कटिका में, वो बना है। आपको बता दूं इस इनिशिएटिव को आइस मेमोरी फाउंडेशन के द्वारा लीड किया जा रहा है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली है 2026, जो 21वां एडिशन है रिपोर्ट का, और इन्होंने क्या बोला है कि पूरी दुनिया में एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में 2 तरीके के रिस्क दिखाए जाते हैं। एक तो होता है नियर टर्म रिस्क, मतलब जो आने वाले 1-2 सालों में आने वाला है, और एक होता है लॉन्ग टर्म रिस्क, जो मतलब कभी 10-11 सालों के बाद जो रिस्क जनरेट होगा, ऐसे रिस्क। तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि भाई दुनिया भर में ट्रेड पर पाबंदी लगना, सैंक्शन लगना, है ना, टेक्नोलॉजी कंट्रोल, सप्लाई चेन में डोमिनेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसकी वजह से पंगे जो है ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। इसके बाद मिचेल स्टार्क आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर इनको मिला। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है और उसी तरीके से साउथ अफ्रीका की बैट्समैन कैप्टन लॉरा
वॉलवार्थ, इनको आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर जो है वो मिला। इसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियरली 2 डेकेड के बाद, मतलब नियरली 20 सालों के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को दोबारा से लाइसेंस इशू करना शुरू करेगा। देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस इशू करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सन 2004 के बाद ही रोक दिया था, क्योंकि जितने लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करे थे बैंकों को, उसमें से 31% बैंक फेल मार गए थे। ठीक है, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस पाने के लिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भारत में 10 साल तक काम करना पड़ेगा। 5 साल, उसमें से 5 साल जो आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और आपका नेट एनपीए जो है वो 3% या उससे कम होना चाहिए, तभी आपको भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो मिलेगा। इसके बाद भारत का पहला नमो बुक फेस्ट लॉन्च हुआ, और लॉन्च करने के लिए यहां पर जितेंद्र सिंह भारत के साइंस एंड टेक मंत्री पहुंचे, और 2 किताबें यहां पर लॉन्च की गई। पहला जैन वी बनो और महात्मा, 2 किताबें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बेहतरीन रूलिंग आई अनरिजर्व्ड सीट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मेरिट के बेसिस पर रिजर्व कैटेगरी के लोग भी अनरिजर्व्ड सीट्स पर लड़ सकते हैं, और अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट अनरिजर्व सीट्स में इलेक्ट होता है, मतलब चुना जाता है क्योंकि वो अनरिजर्व सीट है, तो उस कैंडिडेट को भले ही वो किसी आरक्षित कैटेगरी से आता हो, उसको आरक्षण के कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट, ना तो जॉब में मिला और ना ही उसको प्रमोशन में किसी प्रकार का कोई भी मतलब क्या कहते हैं उसे जो फेवर है वो नहीं मिलेगा यहां पर। तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी की सीट से लड़ते हैं तो वो जनरल कैटेगरी माने जाएंगे, इसका मतलब ये है। इसके बाद इंडिया का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ट्रेन वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी जाएगा। वेस्ट बंगाल के हावड़ा से लेकर गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहां तक की ये ट्रेन है। वंदे भारत स्लीपर कोच है ये। तो रेल जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया के बीच में वो बेहतर होगी इससे। इसके बाद वियतनाम ने यहां पर डिजिटल मोड में होस्ट किया 6ठा आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, मतलब आसियान और भारत के जो डिजिटल मंत्रियों की बैठक, 6ठी बैठक इस बार वियतनाम में हुई। बैठक पूरी तरीके से डिजिटल मोड में हुई। आसियान के सभी 11 देश उपस्थित रहे यहां पर। इस बैठक की थीम रही फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 16वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग, मीटिंग का नाम सुनिए यहां पर, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग इस बार कहां पर हुई? तो इस बार ये न्यू दिल्ली में हुई। इंडिया मलेशिया ने मिलकर होस्ट किया। भारत में सभी 11 आसियान देशों के रिप्रेजेंटेटिव आपको यहां पर दिखे, जिसमें ब्रूने, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड समेत तिमोर लेस्ते भी था। तिमोर लेस्ते ये 11वां जो नया सदस्य बना है आसियान का, इससे पहले 10 मेंबर होते थे। इस बैठक में 7 डायलॉग पार्टनर्स भी आप लोगों को भारत में दिखे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है वो धुआंधार तरीके से बढ़ा। मतलब आप ये समझ के चलिए कि पिछले साल भारत ने 47 अरब जो डॉलर है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया है, और ये बड़ा पुश 2 कारणों से बना है। एक तो आईफोन का भारत में बनना, और दूसरा जो है भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, PLI योजना, इस वजह से, और आईफोन का भारत में बनना इस वजह से। ये 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में इस बड़ी उछाल के पीछे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2024 में भाई साहब 34.93 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया था हमने। इस बार सीधा 47, मतलब 37% का ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने यहां पर बैमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट प्लस महिमा एजेंसी दोनों को अप्रूव कर दिया है। अब ये बैमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये बैमला नदी के ऊपर बनेगा, जो कि यावतमल डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की। और महिमा की बात करूं तो महिमा जो है बेटा वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में काम करेगी। मतलब अगर भारत से बाहर आपको कहीं पे जॉब करना है तो बाहर के एम्प्लॉयर से बात करना, आपकी नौकरी भारत के बाहर लगवाना, वो महिमा का काम होगा। तो महिमा की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट, ये है महिमा। इसके बाद भारत ने पहला ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया। अब आप देख रहे हैं यहां पर जैसे पॉन्ड बनाते हैं ना हम लोग, ये पॉन्ड एक तरीके से समुद्र में बनाए गए हैं। तो ओपन सी यहां पर फिश फार्मिंग जो है वो हो रही है। हालांकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, सफल होने पर भारत के बहुत बड़े इलाके पर कुछ इस प्रकार के पॉन्ड्स जो है वो शायद बनाए जाएंगे। ठीक है, ये अंडमान में चल रहा है, ये पायलट प्रोजेक्ट अंडमान सी में हम लोगों ने करके देखा है। इसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ऑफिसर चांदना सिन्हा
इनको इंडियन रेलवेज का सर्वोच्च सम्मान जो है किसके लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के लिए वो दिया जा रहा है। इंडियन जो आरपीएफ की महिला ऑफिसर हैं चांदना सिन्हा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो सम्मान इनको मिलना चाहिए आरपीएफ का, वो इनको सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। मैडम ने अपने करियर में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा काम किया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने का, जो रेलवेज से बच्चों को, जो बच्चों की तस्करी की जाती है वो तस्करी यहां पर रोकना। बहुत ही सीनियर लेवल आरपीएफ ऑफिसर है चांदना सिन्हा। इसके बाद श्री परवीन वशिष्ठ की बात कर लेते हैं। ये भारत के बने नए विजिलेंस कमिश्नर। आपको पहले बता दूं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर बनने के लिए आपका नाम जो है वो एक समिति रिकमेंड करती है, जिस समिति में 3 लोग होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। इन तीनों की दी गई सलाह के हिसाब से प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करता है। विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के सेक्शन 4(1) के अंदर आता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी जो है ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने। इनका प्रधानमंत्री बनना यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने अनाउंस किया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी नए प्रधानमंत्री बने हैं यमन के। इसके बाद दोस्तों इससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, यमन के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच में एक त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड्स मतलब तट रक्षकों, मतलब इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के तट रक्षकों के बीच में अभ्यास हुआ दोस्ती 17 के नाम से, क्योंकि 17वां एडिशन था। इस बार ये मालदीव्स में हुआ, ठीक है, जहां पे भारतीय तट रक्षक, श्रीलंकन तट रक्षक और मालदीव्स में ऐसे कोई तट रक्षक ग्रुप नहीं है। तो मालदीव्स का जो नेशनल डिफेंस फोर्स है वही वहां की तट रक्षा संभालता है। तो मालदीव्स की तरफ से वहां का नेशनल डिफेंस फोर्स और हमारे दोनों देशों के जो तट रक्षक है वो यहां पर पहुंचे। इसके बाद दोस्तों इंडिया एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 6ठा रैंक मिला। टोटल में 11 देशों को एशिया के रैंक मिलता है, जिसमें सबसे पहला स्थान चाइना का, आखिरी स्थान बांग्लादेश का है। ये इंडेक्स 8 जो पिलर्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिस्क, बिजनेस, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्स पॉलिसी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वर्कफोर्स, इनोवेशन, इन सब चीजों के आधार पर, इन 8 चीजों के आधार पर आपको रैंक जो है वो दी जाती है। इसके बाद इंडिया के आर्यन वार्ष्णेय बने भारत के 52वें चेस ग्रैंड मास्टर, 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के इंडिया के आर्यन वार्ष्णेय। इन्होंने अभी अर्मेनिया में होने वाला अंद्रानिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट ये इन्होंने पूरा किया है, अभी जीता है अर्मेनिया में। 21 साल के, दिल्ली से आते हैं, नाम है इनका आर्यन वार्ष्णेय। इसके बाद विदर्भा की टीम ने यहां पर पहली बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, जैसे आपकी रणजी ट्रॉफी होती है वैसी ही। इन्होंने सौराष्ट्र की टीम को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम बेंगलुरु में जो है 38 रन से हराया, सौराष्ट्र की टीम को हराया और विजय हजारे ट्रॉफी यहां पर विदर्भा ने अपने नाम करी। उसके बाद दोस्तों युगांडा के योवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के राष्ट्रपति बने 7वीं लगातार बार। ये भाई साहब नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट से आते हैं, 7वीं लगातार बार युगांडा के राष्ट्रपति बने। तो आप खुद ही समझ लीजिए कितना बड़े वाला लोकतांत्रिक देश है आपका युगांडा, है ना, जैसा नाम वैसे काम। इसके बाद अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड दिया जाता है, पद्मा पानी अवार्ड। अब ये समझ के चलिए इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है इसे, और ये ऑनर जो है वो इलिया राजा को मिलेगा। और ये अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो इस साल के शुरुआती 6 महीनों में कभी भी हो जाएगा। जनवरी तो निकल ही गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको शायद कभी ना कभी होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद अबू धाबी को दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया बाय नम्बियो रिसर्च। तो नम्बियो के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई। 10वीं लगातार बाद अबू धाबी जो है वो दुनिया की सेफेस्ट सिटी बना। इन आधार पर ये सेफेस्ट सिटी का टैग देते हैं। आपके एरिया में क्राइम रेट, आपके एरिया में पब्लिक सेफ्टी परसेप्शन कैसा चल रहा है, आपके एरिया में लॉ एनफोर्समेंट एफिशिएंसी कैसी है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। हालांकि बाद में इन्होंने गलती स्वीकारी और यहां पर अबू धाबी को ये लोग दूसरे नंबर पर शिफ्ट करेंगे। भारत का क्या स्टैंडर्ड रहा इस लिस्ट में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट में अमेंडमेंट होगा आगे जाकर। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स पहली बार लॉन्च किया, भारत में लॉन्च किया और रामनाथ कोविंद ने इसको लॉन्च किया। क्या? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स।
अब ये इंडेक्स जो है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूं भाई साहब। ये इंडेक्स जनरली देखता है कि एक देश कितना रिस्पॉन्सिबली अपने नागरिकों की तरफ जो है या कितना रिस्पॉन्सिबली अपने नागरिकों से बिहेव करता है, ना कि इस चीज को देखना कि आपके पास पावर पैसा कितना है, उस चीज को नहीं देखता। ये देखता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबली अपने नागरिकों के प्रति बिहेव कर रहे हो। इसके बाद चाइना ने यहां पर रिवील किया अपना 096 तांग क्लास का सबमरीन। ये SSBN सबमरीन है चाइना की, जिसको आप लोग यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहते हैं। मैं इसके बारे में 2-3 चीजें जो है वो बता दूं, और वो क्या कि ये तांग क्लास की जो सबमरीन है, ये एक सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो दिखाता है। जनरली हर एक देश चाहता है कि न्यूक्लियर का जो खतरा है वो तीनों तरफ से होना चाहिए, पानी से, लैंड से और आसमान से। अगर हम बात करते हैं चाइना की इस सबमरीन की, तो दोस्तों यहां पर याद रखना, यूएस के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सबमरीन में या पानी में या जिसके पास तीनों पावर है, मतलब अपना न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की दूर दूर तक, तो वो रशिया है। तो यहां पर यूएस और रशिया के बाद जो गैप फिल करता हुआ देश आपको नजर आ जाएगा, वो चाइना नजर आ जाएगा। देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सबमरीन है ये, और काफी भाई साहब देखने में ही लीथल सी लग रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को सेलिब्रेट होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके माता पिता का नाम जानकी नाथ बोस और प्रभावती दत्त है, और इन्हीं का जन्म दिवस जो है वो भारत में पराक्रम दिवस कहकर सेलिब्रेट होता है। इसके बाद बेटा पंजाब ने यहां पर भारत में इनॉग्रेट कर दिया है पहला, जो गली के डॉगीज होते हैं उनके लिए डॉग सेंचुरी। भारत की पहली डॉग सेंचुरी जो है वो लुधियाना में है। जो गली के स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको उठा उठा के यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि जो ये रैंडम बाइट होती है ना, जो डॉगीज हैं ये जो अपना इंसानों को काट लेते हैं, ताकि वो बाइट्स वगैरह जो है वो कम किया जा सके। ये सेंचुरी जो है, आप ये समझ के चलिए कि स्ट्रे डॉग्स के लिए केयर बनेगी, बहुत अच्छी है, और पब्लिक सेफ्टी विद एनिमल वेलफेयर बैलेंस करेगी कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी, जो कि मैं मानता हूं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को मिलेगा उसका नया स्पेस पोर्ट। श्रीहरिकोटा तो है ही आंध्र प्रदेश के पास, उसके बाद एक नया स्पेस पोर्ट होप आइलैंड। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह बात बताई दुनिया को कि हमारा एक नया स्पेस पोर्ट होप आइलैंड में बनकर तैयार होगा, और यहां पर प्राइवेट और कमर्शियल लॉन्च मिशन जो हैं वो यहां से संभाले जाएंगे। उसके बाद इंडियन ओरिजिन नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, 27 साल का करियर इन्होंने कंक्लूड किया। सन 2008 में सुनीता विलियम्स को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत में तीसरे दर्जे का सबसे उच्च दर्जे का तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स में बता रहा था ना कि चेंजेस कुछ किए जाएंगे इसमें। तो ये जो इंडेक्स है इसमें चेंज क्या किया गया कि पहले अबू धाबी को सेफेस्ट बताया गया था, अब ये किंगदाओ को बता रहे हैं। तो सेफ्टी स्कोर्स में हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, 0.3 का ही है, बट किंगदाओ सेफेस्ट हो जाते हैं, अबू धाबी सेकंड सेफेस्ट हो जाती है, कतर की दोहा थर्ड सेफेस्ट हो जाती है, और भारत की सबसे सेफेस्ट सिटी इस पूरे इंडेक्स में वो कर्नाटका का बेंगलुरु है, जो वैसे इस इंडेक्स में 46 नंबर पर आता है। अहमदाबाद वैसे 87 पर आता है, बट सेकंड सेफेस्ट माना जाता है। जयपुर थर्ड सेफेस्ट माना जाता है बेटा, थर्ड सेफेस्ट, और वैसे 106 नंबर पर आता है। कोयंबटूर फोर्थ सेफेस्ट, वैसे 123वें नंबर पर आता है कोयंबटूर। इसके बाद सानिया नेहवाल ने एट लास्ट अर्थराइटिस, क्योंकि 2 साल से इनएक्टिव थी ना ये, क्योंकि इनको नी इंजरी हो गया था, इनका कार्टिलेज डैमेज हो गया था, उसके बाद इनको अर्थराइटिस हो गया, तो मतलब 2 साल के बाद सानिया नेहवाल एट लास्ट इन्होंने बैडमिंटन को विदा कर दिया। मतलब बैडमिंटन जो है उनसे ऑफिशियली इन्होंने जो वो है रिटायरमेंट वो ले ली है सानिया नेहवाल। और इसी के साथ दोस्तों ये है जनवरी मंथ के 3rd वीक का अंत। अब मैं आपसे अनुरोध कर लूं कुछ, पहला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा हो चैनल तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। और अगर आप कोई भी एसएससी रैंकिंग से जुड़े अच्छे कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं तो हमेशा के लिए हमेशा बोलता हूं, विद्या गुरु से बेस्ट नहीं है कोई। हमारे पास अच्छा रिजल्ट है आईबीपीएस का, एसएससी रैंकिंग का, तो बहुत फ्रेंडली बैचेस चलाते हैं हम लोग। 7 से 9 हिंदी वाले बच्चों के लिए, बाइलिंगुअल वाले बच्चों के लिए, 7:30 से 9:30 हमारे साउथ इंडियंस में रहने वाले बच्चे है ना, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी है। तो आप बोलिए तो सही साहब, सब कुछ अवेलेबल है। और इसी के साथ दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ। मिलता हूं बहुत ही जल्द फरवरी मंथ की पहली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।